अभी आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। जो खरपतवार फसल की जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। इसके साथ में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्रॉप वीड कंपटीशन का। तो फसल और खरपतवार की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो इसका कंपटीशन होता है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पहला है पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ। जो फसल वृद्धि की जो अवधि होती है, पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फसल अवधि की जो वृद्धि होती है, वो भी जो फसल और खरपतवार की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, उसको प्रभावित करते हैं। वीड्स इंटरफेयर विद क्रॉप्स एट एनी टाइम दे आर प्रेजेंट इन द क्रॉप्स। खरपतवार जब भी फसल में उपस्थित होते हैं, जब फसल में खरपतवार होते हैं, तो वो जो मुख्य फसल के साथ इंटरफेयर करते हैं, उनके साथ कंपटीशन करते हैं। दस वीड्स दैट जर्मिनेट अलोंग विद क्रॉप आर मोर कम्पिटिटिव। ठीक है, इसलिए इस प्रकार फसलों के साथ साथ अंकुरित होने वाले खरपतवार अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। फसलों के साथ साथ अंकुरित होने वाले, यानी जब भी अपन ने क्रॉप की सोविंग की और उसके साथ में अगर खरपतवार जर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। शुगर कैन टेक्स अबाउट 1 month टू कंप्लीट इट्स जर्मिनेशन फेज, वाइल वीड्स रिक्वायर वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट इट्स जर्मिनेशन। जैसे गन्ने की फसल के अंदर देखा गया है कि सोविंग करने के बाद में, जो शुगर कैन की सोविंग करने के बाद में लगभग 1 महीने के बाद में गन्ने का अंकुरण होता है, और उस टाइम पे 1 महीने के अंदर जो खरपतवार है ना, उनको अंकुरित होने में इतना टाइम नहीं लगता है, और वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। बाय दैट टाइम क्रॉप प्लांट्स आर यूजुअली स्मूदर्ड बाय द वीड्स कम्प्लीटली। तो उस समय के अंदर अगर अपन खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं या खरपतवार को खेत से नहीं निकालते हैं, तो वो क्या है, इतनी संख्या के अंदर हो जाते हैं कि वो फसल को दबा देते हैं या फिर उसको ढक लेते हैं। जो खरपतवारों के द्वारा फसलों को ढक लिया जाता है, इतनी अधिक संख्या के अंदर खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं। फर्स्ट 1/4 to 1/3 ऑफ द ग्रोविंग पीरियड ऑफ मैनी क्रॉप्स इज क्रिटिकल पीरियड। जो स्टार्टिंग के 1/4 या 1/3 भाग है, किसमें, ग्रोथ पीरियड के, जो फसलों की वृद्धि के जो स्टार्टिंग के ग्रोथ पीरियड के जो 1/3 या 1/4 भाग है। जैसे 100 दिन की कोई क्रॉप है, उसके स्टार्टिंग के जो 25 दिन होंगे, जो शुरुआत के 25 दिन होंगे, या 75 दिन की क्रॉप है तो उसके स्टार्टिंग के जो 25 डेज होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होगा फसलों के उगने के लिए, या फिर उन जो फसल खरपतवार का जो कंपटीशन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उस टाइम पे फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी होता है। इन डायरेक्ट सोइंग राइस मोर सेवियर वीट कंपटीशन देन ट्रांसप्लांटेड सीड्स। जो सीधे बोए गए चावल की फसल होती है, जो एक तो सीधी बोई गई होती है, दूसरी ट्रांसप्लांटेड होती है। तो जो सीधे बोए गए चावल में प्रत्यारोपित फसलों की तुलना में अधिक गंभीर खरपतवार की प्रतियोगिता होती है। जो खरपतवारों की समस्या होती है, जो कंपटीशन होता है इनके अंदर खरपतवार और फसल के अंदर, वो क्या है, जो सीधे बोए गए चावल के खेत के अंदर अधिक होता है, किसकी तुलना में, जो अपन ने ट्रांसप्लांट की है उसकी तुलना में अधिक होता है। However, in a situation where weeds germinate late, as in dry land, wheat and sorghum, the late stage weeding is more useful than their early weeding. ऐसी स्थिति में, हालांकि ऐसी स्थिति में जहाँ खरपतवार देर से अंकुरित होते हैं, जैसे कि सूखी भूमि में गेहूं और ज्वार में देर से निराई उनकी शुरुआती निराई की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सीधे बोए गए जो चावल के खेत है ना, उसकी तुलना में जो प्रत्यारोपित चावल होते हैं या ट्रांसप्लांटेड जो राइस होती है, उसके अंदर जो खरपतवार प्रतियोगिता कम होती है। किसमें, जिस जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं और सीधे बोए गए खेत के अंदर अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। और ऐसी स्थिति जहाँ खरपतवार देर से अंकुरित होते हैं, कई बार जो अपन क्रॉप की सोविंग करते हैं, तो सोविंग टाइम के अंदर वो वीड्स इतने ज़्यादा नहीं आते, उसके बाद में वीड आते हैं, और जैसे ही अपन सिंचाई कर देते हैं तो उनको वो सिचुएशन मिल जाती है, और उनको जो मॉइस्चर की है या न्यूट्रिएंट्स की है जो कमी होती है वो अवेलेबल होने लगती है। क्योंकि एक इसमें आगे लाइन आएगी कि स्टार्टिंग
के यानी ऊपरी सतह के 1/1.25 से 2.25 सेंटीमीटर तक ये मॉइस्चर को ग्रहण करते हैं। यानी मॉइस्चर तो अधिक गहराई तक करते हैं, लेकिन जो ऊपर की परत होती है वो अपन सूखी रखते हैं। जब भी क्रॉप की सोविंग करते हैं तो ऊपर की परत सूखी होती है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, और उससे नीचे की स्थिति के अंदर अपन या उसकी अधिक गहराई में अपन बीज को डालते हैं, जो कि वो मृदा की मॉइस्चर को लेकर या सॉइल की मॉइस्चर को लेकर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जब तक खरपतवार जर्मिनेट हो जाते हैं तब तक क्रॉप अच्छी लहलाने लग जाती है या फिर क्रॉप स्टैंड कर जाती है। और कई बार स्थिति ये होती है कि अपन सोविंग के बाद में अगर फसल अधिक गर्मी के कारण या फिर अधिक धूप के कारण अगर जल रही है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ में जो ऊपर की स्थिति के अंदर, ऊपर की जो लेयर के अंदर जो वीड के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉप के साथ में जर्मिनेट हो जाते हैं, और वो उनको मॉइस्चर मिलते ही वो इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं कि जो मुख्य फसल को भी वो ढक लेते हैं या फिर मुख्य फसल से अधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है। इन जनरल फॉर मोस्ट ऑफ द एनुअल क्रॉप्स फर्स्ट 20 to 30 डेज वीड फ्री पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य तौर पर अधिकांश वार्षिक फसलों के लिए एनुअल क्रॉप्स यानी वार्षिक फसलें यानी एक सीजन की जो फसलें होती हैं, जैसे रबी की या क्रॉप की फसलों के लिए पहले 20 से 30 दिन खरपतवार मुक्त अवधि बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्टार्टिंग के 20 से 30 दिन अगर खेत को खरपतवार मुक्त कर दिया जाता है तो वो जो फसल है वो फिर खरपतवारों के चपेट के अंदर नहीं आती, यानी कि वो अपनी वृद्धि कर लेती है, और जो बीच की स्पेसिंग होती है प्लांट से प्लांट के बीच में या रो टू रो की जो स्पेसिंग होती है उसको वो क्या कवर कर लेती है, जिससे जो खरपतवार के जो सीड जर्मिनेट होंगे उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो अपना भोजन नहीं तैयार कर पाएंगे और अपनी वृद्धि अधिक नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा है वीड्स या क्रॉप डेंसिटी। इंक्रीज वीड डेंसिटी डिक्रीज द क्रॉप यील्ड। जितनी भी जो खरपतवार का घनत्व बढ़ेगा, फसल की पैदावार उतनी ही कम होगी। वीड डेंसिटी यानी खरपतवार घनत्व, एक इकाई क्षेत्र के अंदर उगने वाले जितने भी खरपतवार होते हैं वो क्या क्या कहलाती है, आपकी वीड डेंसिटी कहलाती है। जैसे 1 × 1 मीटर स्क्वायर एरिया, आप किसी फील्ड के अंदर आप देखना चाहते हो कि उसके अंदर पर हेक्टेयर कितना इसके अंदर वीड डेंसिटी होगी, तो आप क्या करोगे, 1/1 1 × 1 मीटर स्क्वायर का एक वर्गाकार लोहे से बनी एक आकृति तैयार करोगे, 1 × 1 से सरिये के हेल्प से उसको तैयार करोगे, उसको किसी भी फील्ड के अंदर जहाँ पे खरपतवार अधिक है उसके अंदर रखोगे, तो 1/1 के अंदर या 1 × 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितने भी वीड आते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी वीड डेंसिटी कहलाती है। प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर उगने वाले खरपतवारों की संख्या क्या कहलाती है, वीड डेंसिटी कहलाती है, खरपतवार घनत्व कहलाता है। तो वो कहता है कि जितना भी खरपतवार घनत्व बढ़ेगा क्रॉप की यील्ड उतनी ही कम होती चली जाएगी। खरपतवार का घनत्व बढ़ने से फसल की पैदावार कम होती है। इन राइस डेंसिटी ऑफ जॉइंट वेज एस्कोनोमेन वर्जिनिका एक वीड है, एंड बार्नयार्ड ग्रास, इफ इट इज मोर देन 10 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर, राइस यील्ड वर रिड्यूस्ड बाय 20 and 11 क्विंटल पर हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली। तो वो कहता है कि अगर राइस के खेत के अंदर, धान के खेत के अंदर जॉइंट वेज और बार्नयार्ड ग्रास अगर उनको पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर देखें और उसमें 10 प्लांट से जो खरपतवार के 10 प्लांट से अधिक हैं, तो वो क्या करता है कि जॉइंट वेज से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो उपज में कमी हो जाती है, और बार्नयार्ड ग्रास से 11 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज के अंदर कमी हो जाती है। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 10 पौधों से अधिक है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 1/1 का जो होता है आप बनाओगे, तो उसके अंदर अगर 10 प्लांट्स भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, उपज के अंदर 20 क्विंटल और 11 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज के अंदर कमी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में
Crop density also affect the wheat biomass production. Increase in plant population decrease weed growth. Increase in plant population decrease weed growth and reduce competition until they are self-competitive for soil moisture and other nutrients. पौधों की आबादी में वृद्धि से खरपतवार की वृद्धि कम हो जाती है। अगर पौधों की संख्या अधिक है, प्लांट पॉपुलेशन अगर अधिक है, तो जो जो खरपतवारों की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पौधों की जो वृद्धि होती है, जो खरपतवारों की वृद्धि वो कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धा भी कम होती है, जब तक कि वो मिट्टी में नमी और अन्य पोषक तत्वों के लिए स्व प्रतिस्पर्धी न हो जाते हैं, नहीं हो जाती। यानी अब जो कंपटीशन है वो खरपतवार और फसल के बीच में होता है, तो वो फसल से फसल के बीच में भी होगा ना। अगर एक अपन ने प्लांट स्पेसिंग रिक्वायर्ड है किसी क्रॉप के लिए, स्पेसिंग रिक्वायर्ड रखी है, सपोज करो मक्का के लिए स्पेसिंग रखी है 45 × 15 सेंटीमीटर, इन्होंने बोल रखा है जो रिकमेंडेड है भी 45 × 15 सेंटीमीटर की आपको उसमें मक्का के अंदर स्पेसिंग रखनी है। अगर वो स्पेसिंग अपन कम रखते हैं, 20 × 10 की रखते हैं, 20 × 10 की रखते हैं, तो पर हेक्टेयर जो प्लांट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब तक उसके अंदर वो कहता है कि जैसे इसमें लाइन लिखी है मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जब तक उसके लिए मॉइस्चर और अदर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो जब तक अवेलेबल हैं तब तक तो वो ठीक है, ग्रोथ करेंगे। और जब उसकी कमी हो जाएगी तो पौधों की आपस के अंदर भी कंपटीशन होना प्रारंभ हो जाता है। वो कहता है कि अगर पौधों की वृद्धि में, पौधों की आबादी में वृद्धि से खरपतवार की वृद्धि कम हो जाती है। अगर पौधों की संख्या अधिक होती है, क्रॉप के पौधों की संख्या अधिक होती है, तो खरपतवार के पौधे कम हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी फसल और खरपतवार की जो प्रतिस्पर्धा वो कम हो जाती है, जब तक कि वे मिट्टी की नमी और अन्य पोषक तत्वों के लिए स्वयं प्रतिस्पर्धी नहीं हो जाते। तो उनको फिर क्या थिनिंग करनी पड़ती है और उनको वो जो स्पेसिंग होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है। इन वीट reduced row spacing from 20 to 15 centimeter reduce their dry matter yield of Lolium and Phalaris species by 11.8% and 18.13% respectively। गेहूं की पंक्ति की दूरी, अब इसने ये बात बोल दी, जैसे अपने मक्का का एग्जांपल लिया, तो वो कहता है गेहूं की पंक्ति की दूरी 20 से घटाकर 15 सेंटीमीटर कर दी गई है, जिसमें जो वीड है लोलियम और फेलरिस स्पीसीज की शुष्क पदार्थ उपज में क्रमशः 11.8 और 18.3% की कमी आई है। दोनों के अंदर, दोनों जो खरपतवारों के अंदर है, जो ड्राई मैटर है उसकी कमी हो जाती है। ड्राई मैटर की कमी हो गई मतलब उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है या उनकी संख्या कम हो जाती है। तो वो जो वीड बायोमास है वो भी जो क्रॉप डेंसिटी वो अफेक्ट करती है किसको, वीड बायोमास को भी, ठीक है। प्लांट स्पीसीज अफेक्ट वीड स्पीसीज। Weeds differ in their ability to compete with crops at similar density level. This is because of differences in their growth habit and to some extent due to allelopathic effect। समान घनत्व स्तरों पर फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में खरपतवार भिन्न होते हैं। समान घनत्व स्तरों, है ना, फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने कि उनकी क्षमता में खरपतवार भिन्न होते हैं। यह उनकी वृद्धि की आदतों और में अंतर और कुछ हद तक एलिलोपैथी इफेक्ट के कारण होता है। एट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ जो प्रारंभिक उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, जो वृद्धि का जो स्टार्टिंग फेज होती है, उसमें कोकलेबर यानी जैंथियम स्ट्रूमोरियम एंड वाइल्ड मस्टर्ड ब्रेसिका स्पीसीज आर बेटर कंपिटिटर फॉर क्रॉप्स देन मैनी ग्रासेज बिकॉज ऑफ देयर फास्ट ग्रोइंग लीव्स एंड शेड ऑफ ग्राउंड हैवीली। जो कोकलेबर है और वाइल्ड मस्टर्ड है, जो प्रारंभिक अवस्था में वो बेटर कंपिटिटर होते हैं किसके लिए, फसल के लिए, क्योंकि उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या है, बहुत जल्दी से वृद्धि करती है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है और जो अधिक फैलने वाली होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसका लीफ एरिया इंडेक्स है, जो छाया होती है ना, जो शेड होती है, ग्राउंड लेवल की जो शेड होती है वो अधिक हो जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में कोकलेबर, जैंथियम स्ट्रूमोरियम और जंगली सरसों कई घासों की तुलना में फसलों के लिए बेहतर प्रतियोगी होते हैं, क्योंकि उनके तेज़ी से बढ़ने वाले पत्ते जो ज़मीन को भारी रूप से छायांकित
करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन ड्राई एरियाज perennial weeds like Canada thistles and field bindweed Convolvulus arvensis were more competitive than annual weeds because of their deep root and early heavy shoots growth. शुष्क क्षेत्रों में बारहमासी खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स होते हैं, जैसे कनाडा थिसल्स, सिरसियम आर्वेंस और फील्ड बाइंडविंड कॉन्वोनलस आर्वेंसिस उनको बोलते हैं, वार्षिक खरपतवारों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। जो एनुअल वीड्स होते हैं, एनुअल जिनका जो लाइफ साइकिल है एक सीज़न का होता है या एक साल का होता है ना, वो खरीफ सीज़न या रबी सीज़न किसी एक सीज़न का हो, वार्षिक खरपतवारों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है और शुरुआती भारी अंकुर वृद्धि अधिक गहराई तक जाती है और उनका जर्मिनेशन शूट्स के द्वारा भी वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपन सॉइल एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, मृदा और जलवायु का प्रभाव। अब सॉइल फर्टिलिटी इसमें पहला है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। सॉइल एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस के अंदर 3-4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी। अंडर लिमिटेड न्यूट्रेंट कंडीशंस, under limited nutrient condition competition exists between the crop and the weeds। सीमित पोषक तत्वों की स्थिति में फसल और खरपतवारों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। soil type, soil fertility, soil moisture and soil reaction influences the crop weed competition। जो मृदा का प्रकार होता है, मृदा की जो उर्वरता होती है, मृदा नमी और मृदा की जो प्रतिक्रिया होती है, वो क्या है, क्रॉप विड जो कंपटीशन होता है उसके जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। एलिवेटेड सॉइल फर्टिलिटी यूजुअली स्टिमुलेट द वीड मोर देन द क्रॉप, रिड्यूसिंग द क्रॉप एज। उन्नत मिट्टी की उर्वरता आमतौर पर फसल की तुलना में खरपतवारों को अधिक उत्तेजित करती है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। उन्नत मिट्टी के अंदर एलिवेटेड जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो क्या करती है, बढ़ाती है किसको, जो खरपतवारों की संख्या को अधिक उत्तेजित करती है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। यानी अधिक उपजाऊ मृदा के अंदर समय समय पर अगर खरपतवार को नियंत्रित कर लेते हैं या उनको जैसे ही खरपतवार दिखने स्टार्ट हो उसका कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो उपजाऊपन है मृदा का वो किसके काम आ जाएगा, मुख्य फसल के काम आ जाएगा। अगर खरपतवार को नहीं निकालते हैं तो जो खरपतवार है वो इस ऐसी मृदा के अंदर अधिक वृद्धि करते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। मेथड एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू क्रॉप डिटरमाइनिंग वेदर एडेड फर्टिलाइजर विल सप्रेस और इनविजोरेट वीड ग्रोथ इन फील्ड। फसल के लिए उर्वरकों का आवेदन की विधि, जो फसल के लिए उर्वरकों की आवेदन की विधि और समय यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जोड़ा गया उर्वरक खेतों में खरपतवार वृद्धि को दबा देगा या मजबूत करेगा। तो सबसे पहले तो बात ये है इसके अंदर कि जो आप खेत के अंदर फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या फिर जिस मेथड से आप फर्टिलाइज़र खेत के अंदर यूज कर रहे हो, है ना, जिस मेथड से आप फर्टिलाइज़र खेत के अंदर यूज कर रहे हो, तो क्या वो फसल की वृद्धि को बढ़ाएगा या फिर खरपतवार की वृद्धि को बढ़ाएगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे इसमें अपन कॉटन के अंदर बिल्कुल जो रो होती है, प्लांट्स की रो होती है, उसके साथ में अपन फर्टिकम सीड ड्रिल के द्वारा जो फर्टिलाइज़र बिल्कुल उसके लाइन के पास में देते हैं। तो जो मोस्टली जो फर्टिलाइज़र्स है वो क्या किसके द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, मुख्य प्लांट्स के द्वारा। अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा अपन उसमें देते हैं तो वो पूरे खेत के अंदर, अगर लाइन टू लाइन स्पेसिंग अधिक है, लाइन से लाइन की जो दूरी अधिक है, तो बीच के अंदर जो न्यूट्रेंट्स वगैरह अपने खरपतवार जो फर्टिलाइजर्स वगैरह डालेंगे तो वो मुख्य फसल के साथ साथ खरपतवारों को भी अधिक संख्या के अंदर वो उनका उपयोग करेंगे और खरपतवारों की वृद्धि अधिक होगी। उसके अंदर आगे लाइन के अंदर बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ड्यूरिंग अर्ली क्रॉप ग्रोथ सीजन व्हेन वीड ग्रोथ इज नेग्लिजिबल वाज मोर बेनिफिशियल। प्रारंभिक फसल वृद्धि के मौसम के दौरान, प्रारंभिक फसल
वृद्धि के मौसम के दौरान उर्वरकों का आवेदन, जब खरपतवार वृद्धि नगण्य होती है तो अधिक फायदेमंद होती है। यानी जब जो खरपतवारों की संख्या खेत के अंदर बिल्कुल कम होती है या नगण्य होती है, या जब वो उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, उस टाइम अगर जो फर्टिलाइजर्स अपन डालते हैं खेत के अंदर, तो फसल को अधिक फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उनको खरपतवारों के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, वो उनका नुकसान नहीं होगा। बैंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द क्रॉप विल इन accessible टू इंटररोस वीड्स। फसल के लिए उर्वरकों का बैंड आवेदन, अपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के मेथड पढ़े थे, उसके अंदर जो बैंड प्लेसमेंट है ना, उसके अंदर क्या है कि बैंड आवेदन अंतर पंक्ति के खरपतवारों के लिए दुर्गम होता है। यानी बिल्कुल खरपत जो रो होती है उसके पास में अगर अपने खरपतवार जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो खरपतवारों के लिए मुश्किल से उनको अवेलेबल हो पाता है, और वो जो सारे फर्टिलाइजर्स हैं वो मुख्य फसल को अधिक अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर स्टेटस की। वीड डिफर इन देयर रेस्पॉन्स टू अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल्स। मिट्टी में उपलब्ध नमी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में खरपतवार अलग अलग होते हैं। रशियन थीसल्स सालसोला काली शोड सिमिलर ग्रोथ इन बोथ ड्राई सॉइल्स एंड वेट सॉइल्स। तो वो कहता है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी में उपलब्ध नमी के प्रति जो खरपतवारों की प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। ये रूसी थीसल से एक है जो वीड है सालसोला काली के नाम से। तो वो सूखी मिट्टी में और गीली मिट्टी में दोनों में ही क्या करते हैं, समान वृद्धि इनकी दिखाई देती है, जो इनकी ग्रोथ होती है। ड्राई सॉइल्स और वेट सॉइल्स के अंदर दोनों के अंदर सिमिलर जो ग्रोथ होती है, इन पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। वेयर एज लार्ज क्रेप ग्रास डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस प्रोड्यूस मोर ग्रोथ ऑन वेट सॉइल्स। और वहाँ जहाँ बड़ी क्रेप घास है जिसका नाम डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस है, तो वो क्या करती है कि जो वेट सॉइल्स होती है उसके अंदर अधिक वृद्धि करती है और अपना अधिक उत्पादन करती है। जो ये खरपतवार है इनका सॉइल मॉइस्चर का स्टेटस भी अलग अलग होता है। जैसे इसने रशियन थिसल्स के बारे में बताया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर सॉइल ड्राई है या वेट सॉइल है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसी भी सॉइल होगी ये अच्छे से जो ग्रोथ करेगा। लेकिन जो क्रेप ग्रास है, लार्ज क्रेप ग्रास है, डिजिटेरिया सिंगुइनेलिस है, वो वेट सॉइल्स के अंदर भी अधिक वृद्धि करती है। ठीक है। व्हेन फील्ड आर इरिगेटेड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग, देन weed attain more competitive advantage our crops. If the weeds were already present at the time of irrigation, they would grow so luxuriantly at the completely overcover the crops. जब रोपण के तुरंत बाद, जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या प्लांटिंग करते हैं, रोपण के तुरंत बाद खेतों की सिंचाई की जाती है, तो खरपतवार फसलों पर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। जब रोपण के तुरंत बाद खेतों के अंदर सिंचाई करते हैं, जो पहले इरिगेशन करते हैं, तो अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि सिंचाई के समय खरपतवार पहले से मौजूद थे, अगर सिंचाई के समय खरपतवार पहले से ही खेत में मौजूद थे, तो वो इतनी शानदार ढंग से उगेंगे कि फसलों को पूरी तरह से ढक देते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले खेत को अच्छे से वीड फ्री या अच्छे से उसको जुताई करके खरपतवार मुक्त खेत को करना चाहिए। अगर खरपतवार मुक्त खेत नहीं है, उसके अंदर वीड्स की संख्या अधिक है और उसके अंदर अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या करते हैं, तो उसके बाद में जब सिंचाई करते हैं तो उनकी वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी और वो जो मुख्य फसल को ढक लेंगे या उनको दबा देंगे। इफ़ द क्रॉप इन इरीगेटेड आफ्टर इट हैज़ grown 15 centimeter or more in a weed free environment, irrigation could has an closing in of crop rows, thus suppress weeds. यदि सिंचित फसल में 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बढ़ने के बाद, सिंचित फसल में 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बढ़ने के बाद खरपतवार मुक्त वातावरण में सिंचाई फसल की पंक्तियों को बंद करने में तेजी ला सकते हैं। इस प्रकार खरपतवार को दबा सकते हैं। तो जो 15 सेंटीमीटर की अधिक ग्रोथ हो जाती है क्रॉप्स की, और उसके बाद में अगर सिंचाई करते हैं तो वो अधिक लाभप्रद रहती है। सॉइल रिएक्शंस, मृदा की प्रतिक्रिया। एबनॉर्मल सॉइल रिएक्शंस
very high or very low pH often aggravate weed competition। असामान्य जो मिट्टी होती है, मिट्टी की प्रतिक्रिया होती है, बहुत अधिक पीएच या बहुत कम पीएच अक्सर खरपतवार प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देती है। वीड्स ऑफर इंटेंस कंपटीशन टू क्रॉप्स ऑन एबनॉर्मल पीएच सॉइल्स देन ऑन नॉर्मल पीएच सॉइल। खरपतवार सामान्य पीएच मिट्टी की तुलना में असामान्य पीएच मिट्टी पर फसलों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी असामान्य पीएच होती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन एसिड सॉइल रूमेक्स एसिटोसेला एंड पटेरिडियम स्पीसीज। जो एसिड सॉइल होती है, जो अम्लीय मृदा होती है, उसमें रूमेक्स एसिटोसेला और टेरिडियम जो स्पीसीज के जो खरपतवार हैं। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल के अंदर, लवणीय और क्षारीय मिट्टी के अंदर टेरेक्सेकम स्ट्रिक्टा एग्रोपायरोन रिपेंस आर डोमिनेंट वीड्स। जो लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है उसके अंदर टोरेक्सेकम क्या नाम है, स्ट्रिक्टा एग्रोपायरोन रिपेंस जो खरपतवार हैं वो प्रमुख खरपतवार होते हैं इसके अंदर। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, जो क्लाइमेट का जो प्रभाव होता है वो एडवर्स वेदर कंडीशंस, ड्रॉट, फ्लड एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर intensify weed crop interference since most of our crop varieties are highly susceptible to such climate influence, whereas the weeds are tolerant to their stresses। सूखे, बाढ़ और अत्यधिक तापमान के कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति के अंदर खरपतवार फसल के हस्तक्षेप को तेज करते हैं, क्योंकि हमारी फसल की अधिकांश किस्में ऐसी है जो जलवायु प्रभावों के लिए अति संवेदनशील होती है, जहाँ खरपतवार अपना तनाव के प्रति सहनशील होते हैं। जैसे अपन स्टार्टिंग के अंदर इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ये भी एक पॉइंट था कि जो खरपतवार हैं वो एडवर्स कंडीशन के अंदर, यानी अगर ड्रॉट की है, सूखे की अगर स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है या अधिक टेम्परेचर है, तो उस स्थिति को सहन करने की क्षमता अधिक होती है किसकी तुलना में, जो फसलों की तुलना के अंदर। और यही बात ये कहना चाह रहा है कि कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है जो ऐसी कंडीशन के अंदर, सूखे, बाढ़ या अत्यधिक तापमान की कंडीशन के अंदर वो क्या अति संवेदनशील होती है और वहाँ पे जो खरपतवारों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस जो में जो स्टार्टिंग है, पहला पॉइंट, टाइम ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स। इफ द टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इज सच दैट इट्स जर्मिनेशन coincides with the emergence of first flush of weeds, it leads to intense weed crop interference। यदि किसी फसल को बोने का समय ऐसा है कि उसका अंकुरण पहली बार खरपतवार निकलने के साथ होता है, पहली बार खरपतवार निकलने के साथ होता है, तो उसमें जो खरपतवार फसल में तीव्र हस्तक्षेप होगा। यानी अपन जो सोविंग करते हैं, क्रॉप की सोविंग करते हैं, और जो टाइम है, सोविंग का टाइम है, वो ऐसा है कि उस समय भी खरपतवार अधिक संख्या के अंदर जर्मिनेट होते हैं, और उसी समय अगर अपन क्रॉप की सोविंग करते हैं तो फसल और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। इसमें अपन एक टर्म के बारे में पढ़ा था अपन, निस्तेज क्यारी विधि, स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड के बारे में पढ़ा है ना। इसमें पहले एक बार सिंचाई कर देते हैं, जो प्लेवल करते हैं, नॉर्मल भाषा के अंदर प्रोनी वगैरह कहते हैं, है ना, जो प्लेवा करके उसको छोड़ देते हैं, तो जितने भी खरपतवार जर्मिनेट होने होते हैं वो एक साथ जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में उसको खेत के द्वारा जुताई करके फिर खेत को तैयार किया जाता है। फिर भी अगर खरपतवारों की संख्या अधिक होती है तो उसको फिर एक बार के लिए छोड़ा जाता है। तो जितने खरपतवार उस सीज़न के अंदर जर्मिनेट होने वाले होते हैं तो वो सारे एक साथ जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में अपन अगर क्रॉप की सोविंग करते हैं तो फसल और खरपतवार का जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग के अंदर अपन उसमें खरपतवार की संख्या अधिक है उस फील्ड के अंदर, और बोने का समय भी वो है कि उसी समय क्रॉप की सोविंग करनी है और उसी समय जो खरपतवार है वो अधिक संख्या के अंदर जर्मिनेट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फसल और खरपतवारों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा वो अधिक होगी। यूजुअली longer the interval between emergence of crop and weeds
लेसर विल बी द वीड क्रॉप इंटरफेरेंस। आमतौर पर फसल और खरपतवारों के बीच का अंतराल जितना लंबा होगा, फसल और खरपतवारों के बीच का अंतराल यानी उनके जर्मिनेशन का, अंकुरित होने का जो अंतराल जितना लंबा होगा, खरपतवार की फसल का जो हस्तक्षेप है उतना ही कम होगा, जो उनका जो कंपटीशन हुआ वो उतना ही कम होगा। अगर जितना इनका बीच में अंतराल होता है, जर्मिनेशन का जो अंतराल जितना अधिक होगा उतना ही उसमें हस्तक्षेप अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स may also affect the weed crop competition. Method of planting: weed seed germinate most rapidly from up to 1 to 1.25 centimeter of soil, though it is considered up to 2.5 centimeter of depth. जो खरपतवार है, खरपतवार के बीज शीर्ष यानी ऊपरी सतह के 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी से सबसे आसानी से अंकुरित होते हैं। हालांकि इसे 2.5 सेंटीमीटर तक गहराई तक माना जाता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर अधिक अंकुरित होते हैं, अधिक संख्या के अंदर आसानी से अंकुरित होते हैं, है ना। 1.25 से 2.50 सेंटीमीटर की गहराई पर अधिक अंकुरित होते हैं। एविना, बार्नयार्ड ग्रास, जेंथियम एंड विशिया स्पीसीज में जर्मिनेट इवन फ्रॉम 15 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। जो एविना है, बार्नयार्ड ग्रास है, जेंथियम है, धतूरा का जो है विशिया स्पीसीज है, वो 15 सेंटीमीटर की गहराई से भी अंकुरित हो सकते हैं। देयरफॉर प्लांटिंग मेथड दैट डाइड अप द टॉप 3 to 5 centimeter of soil rapidly to Danny weed seed opportunity to absorb moisture for their germination and usually postpone weed emergence until first irrigation। इसलिए रोपण विधि जो खरपतवार के बीजों को उनके अंकुरण के लिए नमी को अवशोषित करने के अवसर से वंचित करने के लिए शीर्ष 3 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी को तेजी से सूखती है और आमतौर पर पहली सिंचाई पर खरपतवार के उभरने के बाद होती है। जो स्टार्टिंग की जो ऊपरी 3 से 5 सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है, अगर वो अधिक सूखी रहती है तो वो खरपतवार को अंकुरित नहीं होने देती, और उस स्थिति के जो खरपतवार हैं वो क्या करते हैं, सिंचाई के बाद में जर्मिनेट होते हैं। बाय द टाइम ऑफ क्रॉप स्टेब्लिश वेल एंड कंप्लीट विद वीड्स, उस समय तक फसल अच्छी तरह से स्थापित हो जाती है और खरपतवारों से मुकाबला करती है। ये है क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन एंड यील्ड रिड्यूसिंग इन सम क्रॉप्स। राइस के अंदर जो क्रिटिकल पीरियड है 15 से 45 दिन का होता है, वीट के अंदर 30 से 50 दिन का, मक्का के अंदर 15 से 30 दिन का डेज होता है ना, डे आफ्टर सोविंग। सोरगम के अंदर 15 से 45 दिन का, सोयाबीन में 14 से 45 दिन का, ग्राउंडनट के अंदर 15 से 35 दिन का, शुगर कैन के अंदर इसने कहा 2 दिन से लेकर 120 दिन तक, यानी 30 दिन के बाद में तो उसका जर्मिनेशन होता है, 1 महीने के बाद में तो शुगर कैन का जर्मिनेशन होता है, यानी सोविंग के दूसरे तीसरे दिन के पश्चात ही उनका जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो 2 से 120 दिन तक उनका जो क्रॉप वीड का कंपटीशन रहता है ना। पिजन पी के अंदर 30 से 60 दिन, ग्रीन ग्राम के अंदर 20 से 40 दिन, और ब्लैक ग्राम के अंदर 30 से 45 दिन, चिक पी के अंदर 15 से 60 दिन तक, और फील्ड पी के अंदर 20 से 60 दिन, लेंटिल के अंदर 20 से 60 दिन तक जो फसल और खरपतवार के बीच में प्रतिस्पर्धा अधिक रहती है। ठीक है। क्रॉप डेंसिटी एंड रेक्टेंगुलरिटी, इट determine the quantity and quality of crop environment available to the growth of weeds। यह मात्रा और उपलब्ध फसल पर्यावरण की गुणवत्ता खरपतवार के लिए विकास के लिए निर्धारित करता है। वाइड रो स्पेसिंग विद सिमल्टेनियस हाई इंटर स्पेसिंग पॉपुलेशन प्लांट पॉपुलेशन में इंड्यूस डेंस वीड ग्रोथ। एक साथ उच्च इंट्रा पंक्ति यानी अधिक रो स्पेसिंग अगर अधिक है, वो जो प्लांट उच्च इंट्रा पंक्ति पौधों की आबादी के साथ चौड़ी पंक्ति रिक्ति घने खरपतवार वृद्धि को प्रेरित करती है, यानी जो जिनकी
स्पेसिंग अधिक होती है ना। जिनकी स्पेसिंग अधिक होती है वो, जिनकी स्पेसिंग कम होती है, दो टाइप की सोविंग करते हैं, जिसमें एक में स्पेसिंग कम रखी है, एक में ज़्यादा रखी है। तो जिसमें कम रखी है उसमें कंपटीशन नहीं होगा, जिसमें स्पेसिंग अधिक होती है उसमें जो खरपतवारों की जो कंपटीशन होगा वो अधिक होगा। बट स्क्वायर मेथड ऑफ प्लांटिंग इज आइडियल टू रिड्यूस इंट्रा रोस कंपटीशन। लेकिन वर्गाकार रोपण विधि अंतर पंक्ति प्रतियोगिता को कम करने के लिए आदर्श है। वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि के अंदर बीटी कॉटन का अपन सोविंग करते हैं ना, उसके अंदर क्या है, अगर अपन जो वीडिंग की प्रोसेस है अपन दोनों तरफ से कर सकते हैं तो खरपतवार मुक्त उसको खेत को करने में आसानी रहती है, तो उसमें कंपटीशन भी कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका क्रॉप वीड कंपटीशन का टॉपिक कंप्लीट हो